आज का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख कोविड-19 आरबीआई के लिए चुनौतियां एवं सुझाव है। आइए जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लिहाजा मुख्य परीक्षा से सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र नंबर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बैंकों अर्थात सरकारी और निजी बैंकों के मुख्य अधिकारियों के साथ लॉकडाउन के उपरांत अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में देश की आर्थिक स्थिति के बारे में तथा अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के प्रभावों को कम करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में समीक्षा की गई। साथ ही देश में वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता का भी मूल्यांकन किया गया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। पृष्ठभूमि: कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं ने केंद्रीय बैंकों की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। वर्तमान में केंद्रीय बैंकों के सामने इतिहास के दोहराव से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1929 और 30 की आर्थिक महामंदी के समय विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक मंदी की स्थिति से निपटने में विफल रहे थे। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित चुनौतियों से एक साथ निपटने की आवश्यकता है: लघु एवं दीर्घकालिक अवधि के लिए योजना बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं स्थायित्व के मध्य संतुलन स्थापित करना, उत्तरदायित्व एवं स्वायत्तता के बीच समायोजन स्थापित करना। आइए जानते हैं कि कोविड-19 से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। पहला, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए जनता से बॉन्ड की खरीद। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा बॉन्ड धारक से बॉन्ड को खरीदकर उसके बदले में उन्हें निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है तथा अर्थव्यवस्था की समग्र मांग बढ़ती है। आर्थिक चक्र को मजबूत करने के उद्देश्य से उद्योगों को ऋण देना, ताकि उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला के साथ साथ लोगों के रोजगार को भी बचाया जा सके। वाणिज्यिक बैंकों की साख क्षमता में वृद्धि करने के लिए आरक्षित अनुपातों जैसे CRR, SLR में कमी करना। ध्यान दें कि वर्तमान में CRR 3%, SLR 18.50%, रेपो रेट 4.40%, रिवर्स रेपो रेट 3.7% है। कुछ संकटग्रस्त उद्योगों को संकट से उबारने के लिए विशेष रूप से आर्थिक सहायता देना, जैसे हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग को संकट से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ का विशेष आर्थिक तरलता पैकेज दिया था। आइए जानते हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की परंपरागत चुनौतियां कौन कौन सी है, जिन्होंने कोविड-19 के समय बैंकिंग प्रणाली के दबाव में वृद्धि की है। पहली, वर्तमान में भारतीय बैंकों की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां यानी NPAs लगभग 14 लाख करोड़ रुपए की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कमजोर एवं भ्रष्ट प्रबंधन। इन बैंकों की NPA का मुख्य कारण अयोग्य ग्राहकों को दिए गए ऋण हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन अधिक शक्तिशाली होता है, जिससे कभी कभी अंशधारकों के हितों की अनदेखी हो जाती है। सरकारी बैंकों की कार्य प्रणाली का सुस्त होना तथा उनमें कार्यशक्ति, कुशलता और दक्षता का अभाव होना। आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु आरबीआई के लिए सुझाव निम्नलिखित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को लघु और दीर्घकालिक योजनाएं बनानी होंगी, क्योंकि ऋणों के स्तर को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ियों पर इसका दबाव न पड़े। भारत किसी दूसरे विकसित देश के आर्थिक मॉडल को भी नहीं अपना सकता, जैसे अमेरिका का राजकोषीय घाटा उसकी GDP का लगभग 15% है। इसी प्रकार जापान का सार्वजनिक ऋण स्तर उसकी GDP का 240% है। भारत की स्थिति इन दोनों ही पहलुओं पर संतोषजनक है, इसलिए हमें अपने घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप ही आर्थिक मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। तरलता बढ़ाने और मांग सृजित करने के साथ साथ आरबीआई द्वारा महंगाई को भी नियंत्रित करना होगा। आरबीआई को क्षेत्र विशेष के मुताबिक अपनी नीतियों में लचीलापन लाने की आवश्यकता है।
पिछले कुछ समय में भारत की कई बड़ी कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी हैं, जैसे एनबीएफसी और किंगफिशर एयरलाइंस। इसलिए रिजर्व बैंक को वर्तमान में कंपनियों को दिवालिया से बचाने हेतु उचित उपाय करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन से बाद की चुनौतियों से निपटने हेतु अभी नीति निर्माण करने की आवश्यकता है, ताकि उन नीतियों को लॉकडाउन के तुरंत बाद लागू किया जा सके और अर्थव्यवस्था को शीघ्रता से पटरी पर लाया जा सके। नीतियों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके और साथ ही साथ नियोक्ताओं, कर्मचारियों, बैंकों और विदेशी निवेशकों को भी प्रोत्साहन एवं लाभ प्राप्त हो सके। एमएसएमईज को विशेष रूप से प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी एक ही तूफान का सामना कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग नौकाओं में सवार हैं। भारत को अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही आर्थिक उपाय करने चाहिए। भारत की आर्थिक प्रगति के लिए पारदर्शी, स्वतंत्र और जवाबदेह केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है। धन्यवाद।